प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर बहुत सारी बहस मुबाहिसा जारी है मुल्क भर के अंदर सेनेट इंतखाबात को लेकर। कुछ बात करते हैं कानून की। ये बताएं कि ओपन बैलेट के जरिए पाकिस्तान का आइन इजाज़त देता है, हो सकते हैं इलेक्शन सेनेट के? जी फ़िलहाल तो ये नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर इसमें आप 226 आर्टिकल जो है उसमें अगर आइनी तरमीम ले आएँ और वो तरमीम उस तरीके से लाएँ जो कि आइन के आर्टिकल 239 में वज़ा किया गया है, तो फिर ये जो ओपन बैलेट से हो सकता है, वरना ये सीक्रेट बैलेट से होगा। अच्छा सर, एक ये तासुर इरफान साहब दिया जा रहा है या अपोजिशन ही कहती है कि हुकूमत प्रेशराइज करना चाहती है सुप्रीम कोर्ट को इस ऑर्डिनेंस के लाने के बाद, क्योंकि इसको उन्होंने मशरूत कर दिया है सुप्रीम कोर्ट की सजेशन से या रिकमेंडेशन से। ये तासुर दुरुस्त है, गलत है? देखें, ये ऑर्डिनेंस जो है ये इसका मकसद क्या है, अगर आप देखें तो ये ऑर्डिनेंस इलेक्शंस को डिले ज़रूर कर सकता है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट बर वक्त इस रेफरेंस का फ़ैसला सादर नहीं फरमाती तो फिर ये इलेक्शन कमीशन जो है वो अपेरेंटली उनकी चूँकि कोई स्टेटमेंट इस पे नहीं आई ऑर्डिनेंस पे, तो लगता ये है कि जैसे इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये इलेक्शंस जो हैं उसको डिले किया जाएगा, क्योंकि ऑर्डिनेंस में लिख दिया गया है कि अगर मार्च या उसके बाद जब भी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आएगा तो फिर वो उस तरीक़ाकार से होगा जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी। तो लिहाजा इसमें भी ये अंदिया मिलता है कि इलेक्शन जो हैं वो डिलेड हो सकते हैं अगर कि सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला डिले कर दिया। लेकिन अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने मामला डिले किया तो इसका इम्प्रेशन जो है वो अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि वो लगेगा जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक इम्प्रेशन मिलेगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट शायद इस मामले को डिसाइड ही नहीं करना चाहती और इसको तवील बनाना चाहते हैं इलेक्शंस को, इसका टाइम जो है उसको टाइम फ्रेम जो है बढ़ाना चाह रहे हैं। तो वो एक अच्छा तासुर नहीं जाएगा, क्योंकि आइन के तहत जो इलेक्शंस होनी है बेहतर यही है कि वो बर वक्त हों। और इसमें ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यह है कि इलेक्शन कमीशन को ना सिर्फ कि एक दो टोक स्टांस लेना है, बल्कि वो स्टेप्स लेनी है जो आइन उसको कहता है कि वो ले, और उस स्टेप्स में उसको ना तो सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार करना है और ना उसको किसी ऐसे ऑर्डिनेंस का इंतज़ार करना है जो कि आइन का जो एक मंशा है उसके वो ख़िलाफ़ है। अच्छा, हमारे नाजरीन के लिए थोड़ा सा इरफान साहब बताइएगा, आपने अभी जिक्र किया ये जो ऑर्डिनेंस है ये मशरूत किया गया है। मशरूत ऑर्डिनेंसेस की ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्या कहीं कोई वीकनेस है जिसको दूर किया जाना मकसूद होता है, या इसके पीछे कोई और भी मकासद शामिल होते हैं? थोड़ा सा हमें ज़रा वजाहत कीजिए कि इसकी क्या कानूनी हैसियत क्या है इसकी? सबसे पहली चीज़ तो मुसल्लमा असूल जो कानून साजी का वो ये है कि कानून जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और उसमें किसी किस्म का उभाम नहीं होना चाहिए। और जब आप किसी भी कानून को कोशिश करते हैं उसको मुबहिम बनाने की या उसको मशरूत कर देते हैं किसी चीज़ पे जिसका होना या ना होना जो है वो उसके बारे में हमारे पास क्लैरिटी ना हो, तो इस किस्म की कानून साजी को हम कह सकते हैं कि ये एक कमज़ोर कानून साजी है या ऐसी कानून साजी है जो कि मुबहम है, जो इतनी रेलेवेंट नहीं है, जो इतनी लॉजिकल नहीं है, जो इतनी रैशनल नहीं है। तो अगर कानून साजी ऐसी हो तो वो फिर कानून में कमज़ोर कानून साजी समझी जाती है और आइन कम अज़ कम इस चीज़ को अच्छी नज़र से नहीं देखता। और वैसे भी ऑर्डिनेंस जो है उसकी जो लाइफ है वो आइन में 4 माह की होती है, और अगर 4 माह के बाद ऑर्डिनेंस को आपने असेंबली के सामने रखना है, सुप्रीम कोर्ट के ताबे नहीं बनाना। और ये ऑर्डिनेंस जो है ये कानून को सुप्रीम कोर्ट के ताबे बना रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमेशा कानून के ताबे होता है। तो ये एक किस्म का मैं समझता हूँ कि जिसको हम अंग्रेज़ी इस्तिलाह में कहते हैं स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, उस तरह की चीज़ है जो कि गैर फितरी भी है और इतनी कोहेरेंट और इतनी लॉजिकल भी नहीं है। अच्छा, अब देखिए इरफान साहब, हुकूमत ये कहती है कि हमारी नीयत साफ़ है, हम इस प्रोसेस को शफाफ बनाना चाहते हैं और उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब अगर वो ऐसा करना चाह रहे हैं तो इसमें क्या मज़ायक़ है? देखें, अगर हुकूमत की ये नीयत साफ़ है तो फिर ज़रूरी है कि हुकूमत ये कोशिश करे कि पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शंस हैं वो फिर ओपन बैलेट से हों। उसके लिए सादा कानून साजी काफ़ी नहीं है, उसके लिए आइन में तरमीम ज़रूरी है। और आइन में तरमीम के लिए पार्लियामेंट में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ख़ास तौर पे हुकूमत और अपोजिशन एसेंशली, उन सबको एक पेज पे आना पड़ता है।
अगर वो एक पेज पे ना हो, खा वो कानून साजी कितनी ही अच्छी हो, उसको ना तो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट पर ठोस सकती है, और ना पार्लियामेंट्री जो पार्लियामेंट के मेंबरान हैं वो कोई ताबे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर समझे कि ये कानून अच्छा है तो आप वो वाला कानून बना दें। वो तो उनका आपस का कंसेंसस ज़रूरी है। मफाद आमा में ये ठीक है कि ऐसे कवानीन होने चाहिए जिसमें कि आप हॉर्स ट्रेडिंग को रोकें, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने का एक तरीका है, और मफाद आमा में ये नहीं है कि जिन अदारों का काम है वो अगर अपना काम उस तरह से नहीं कर रहा है तो कोई दूसरा अदारा उनका काम शुरू कर दे। मफाद आमा में तो फिर कल को अगर आज सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का काम करना शुरू कर दे तो कल को सुप्रीम कोर्ट कहेगी ठीक है, फॉरेन पॉलिसी भी हम मुरतब करेंगे, पाकिस्तान में वॉर स्ट्रेटजी भी हम डिटर्मिन करेंगे, हम उसको देखेंगे कि क्या मफाद आमा में है। तो माजी में आपने देखा कि कुछ चीफ़ जस्टिस ने बड़ी कोशिश की थी मफाद आमा के नाम पे, ऐसे सब्जेक्ट्स में वो चले गए थे जिसका कि ताल्लुक़ दूर दूर से भी उनके साथ नहीं था। तो उससे हमारी अदलिया जो है वो कंट्रोवर्शियल हुई, और फिर जजेस ने ही इस तरह की टर्म्स कॉइन कर दी अपने फ़ैसलों में जिसमें उन्होंने लफ्ज़ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का डाला। गो कि उन्होंने ये लफ्ज़ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एहतसाब के अदारे की निस्बत से डाला, लेकिन बहुत सारे माजी के फ़ैसले हैं जहाँ पे कि हमें सुप्रीम कोर्ट भी फिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करती नज़र आई। तो जब भी सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे अख्तियार से बाहर आ जाती है तो एक तासुर ये जाता है कि ये कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का ही हिस्सा है। तो इससे अदालत जो है वो कंट्रोवर्सी में आती है, अदालत जो है वो एक किस्म का सवालिया निशान बनती है, और मैं समझता हूँ कि अदालत को इस तरह के मामलात में अपनी साख जो है उसको मजरूह होने से बचाना चाहिए। अच्छा सर, ये बताएं 2018 की एक वीडियो गर्दिश कर रही है। इस वीडियो के मुताबिक पैसे लिए जा रहे हैं और पैसे दिए जा रहे हैं, वफादारियां तब्दील हो रही हैं। ये बताएं कि इसमें कोई हुकूमत का हिस्सा हो शख्स या हुकूमत का हिस्सा ना हो पर वो इलेक्टेड मेंबर हो, कानून क्या कहता है इसके खिलाफ कौन कौन सी कार्रवाई हो सकती है, कौन कौन सा कानून उसके खिलाफ हरकत में आ सकता है? ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सबसे पहले तो करप्शन केस बन सकता है कि वो ऐसे असासाजात अगर एक्वायर कर लेते हैं जिसको कि वो लेजिटिमेट सोर्सेज से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये पैसा लेके अपनी वफादारियां तब्दील करना कोई लेजिटिमेट चीज़ तो है नहीं, कानून तो इसकी इजाज़त नहीं देता। तो लिहाजा अगर आप पैसे लेके आप वफादारियां तब्दील करते हैं तो ये पैसा लेजिटिमेट सोर्स से नहीं है, तो आपके ख़िलाफ़ जो कौमी एहतसाब ब्यूरो है उसको चाहिए कि एक रेफरेंस डाले और आपसे इस पैसे की रिकवरी की जाए, और ये क्रिमिनल ऑफेंस है और इसकी सज़ा भी तकरीबन 14 साल है। तो इस तरह के मैटर्स जो हैं जहाँ पे कि लोग इस तरह से अनजस्टली एनरिच होते हैं या इस तरह से कौम का जो एक सेक्रेट ट्रस्ट है उसको बिट्रे करते हैं, तो उन पे बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ केसेस बनने चाहिए। अभी तक अगर नहीं बने तो बाहर कैफ बनने चाहिए। जाते जाते सर आपसे आखिरी सवाल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कल जो हुआ वो हमने देखा, और जिस किस्म की वकला गर्दी वहाँ पे हुई, जिस किस्म की बदमाशी वहाँ पे हुई वो हम सब ने देखी। वहाँ पे चीफ़ जस्टिस साहब के चैम्बर का घेराव किया गया, जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की गई, जिस किस्म की तोड़ फोड़ की गई और जिस किस्म की वहाँ पे हरकतें हुई वो हमने देखी। और हम ये भी देखते आए कि इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर के बाद से ये तहरीक जो वकला तहरीक है इसने कुछ ज़रूरत से बहुत ज़्यादा मोमेंटम पकड़ लिया। बहुत बहुत अच्छे अच्छे वकला हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। ये जो हुआ इसको एनालाइज़ करें, ये दुरुस्त हुआ? अगर दुरुस्त नहीं हुआ तो इसमें कौन कौन है जो इसका ज़िम्मेदार है? मैं समझता हूँ कि इफ्तिखार चौधरी साहब की जो बहाली थी वो भी वकला की हुल्लड़बाजी का ही नतीजा था, क्योंकि उनकी बहाली जो थी किसी लीगल इंस्ट्रूमेंट से नहीं हुई थी, बल्कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत एक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था जिसको कि ख़ुद ब खुद ही ख़त्म कर दिया गया था। जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उसको आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं ख़त्म कर सकते, उसको आप कानून साजी से ख़त्म कर सकते हैं। और वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो था वो उस वक्त की हुकूमत अंडर प्रेशर थी और वो हुल्लड़बाजी इतनी की गई थी कि उस वजह से इनकी बहाली जो थी वो अमल में आई, और वो बहाली जो थी वो लीगल नहीं थी। जो वकला ने जब देखा कि हम जब कानून को अपने हाथ में लेते हैं तो कानून जो है वो ख़ुद ब खुद मोल्ड हो जाता है हमारी फेवर में, तो बहुत सारे जजेस में भी ये जोम पैदा हो गया और वकला में भी ये जोम पैदा हो गया कि हम तो कानून से मुबर्रा हैं। और ये एक बहुत ही बुरा रुझान था जो कि ये लॉयर्स पोस्ट लॉयर्स मूवमेंट में लॉयर्स मूवमेंट से ही शुरू हुआ और फिर ये चलता गया और ये ख़त्म नहीं हुआ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी हमारे लॉ इन्फोर्सिंग के कानून को के नफाज के जो अदारे हैं उनको चाहिए कि
इसमें किसी से रू रियायत ना बरतें। जिसने भी कानून को वायलेट किया है, खा वो हाई कोर्ट का जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज है या कोई वकील है, तो उनके ख़िलाफ़ लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। और वो जो नॉर्मल चैनल्स हैं लॉ के, उसमें भी वकला को या जजेस को अपने आप को बरतर नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनको नॉर्मल लॉ के मुताबिक अपने जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम देने चाहिए। मसलन मुझे याद है अभी रिसेंट पास्ट में एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के घर कोई एक छोटी सी को बुलेट मिल गई थी मॉडल टाउन में, तो उस वक्त के चीफ जस्टिस ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को बुला लिया था। हालांकि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को फ़ौरन उनको इनकार करना चाहिए था और उनको चाहिए था कि वो चीफ जस्टिस को कहते या उन जज साहब को कहते कि आप थाने जाएं और एसएचओ के सामने जाकर रिपोर्ट करें, और फिर एसएचओ जो है अपनी कार्रवाई जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ करेगा कि आया उन्होंने उस पर एफआईआर काटनी है कि नहीं काटनी। अगर एक जज का ग्रीवेंस है या चीफ जस्टिस का ग्रीवेंस है, तो वो एक आम शहरी मेरे और आपके ग्रीवेंस से ज़्यादा बड़ा ग्रीवेंस नहीं है, क्योंकि ये जो हैं ये जजेस जो हैं ये सारे बशमूल वकला, ख़ास तौर पे जजेस जो हैं ये तो पब्लिक सर्वेंट्स हैं। मैं और आप हम पब्लिक हैं और ये हमारे नौकर हैं, लेकिन साइकी ये हो गई है कि ये हमारे अफसर हैं और हम अपने आप को इनका समझते हैं कि जैसे हम इनके सब्जेक्ट हैं। तो पाकिस्तान की जो जमहूरियत है, करारदाद मकासद है, उसको आप पढ़ लें। वहाँ पे हाकमियत अल्लाह ताला की है, किसी जज की नहीं है, और वहाँ पे सरचश्मा जो है वो अवाम है, वो कोई जज नहीं है। और जज जो है वो सेक्शन 21 पाकिस्तान पीनल कोड में पब्लिक सर्वेंट्स हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमें अपने वकला को भी समझानी है, जजेस को भी समझानी है, और फिर हुजूर का जो आखिरी खुतबा है वो भी हमें ज़हन में रखना चाहिए, जहाँ नबी करीम ने ये साफ़ तौर पे कहा है कि कोई बड़ा इसलिए नहीं है कि उसका कोई ओहदा जो है कोई ख़ास ओहदा है उसके पास। बड़ाई जो है वो तो अल्लाह ताला की है, और उसके बाद फिर बड़ाई जो है वो इंसान के तकवे की और नेकी की है। तो किसी क्लैन से बिलोंग करना या किसी शोबे से बिलोंग करना वो आपको सुपीरियर नहीं बना देता। बहुत शुक्रिया जी, हमारे यूथ साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इरफान कादिर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।